अपनी सेहत के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ अवेयरनेस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में, यानी कि कब्ज़ के बारे में। कब्ज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आंतों की जो मूवमेंट है, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, वो स्लो हो जाती है और उसकी बहुत सारी वजूहात है। उस वजह से जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्लो हो जाए तो उस वजह से स्टूल जो है, पाखाना जो है, वो आंतों के दरमियान उसका जो मूवमेंट है वो आहिस्ता हो जाता है और इसकी वजह से यानी जो पाखाना है वो नहायत ही सख्त किस्म का हो जाता है। कई कई दिनों तक जो है पाखाना करने की ख्वाहिश नहीं होती और जब पाखाना करने की ख्वाहिश हो तो उसके साथ काफ़ी यानी दर्द उठता है, पेट में भी दर्द उठ सकता है, फिर जो है पाखाना करते हुए दर्द हो सकते हैं। कुछ लोगों को बाद में फिर इसके साथ जो है यानी खून का आना भी शामिल हो सकता है या इसके साथ ज़ख़म भी बन सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के अलामात के बारे में अगर बात करें तो इसमें यानी देखें, जब आंतों की जो मूवमेंट है, पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है, जब वो आहिस्ता हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा, वो फंक्शन ठीक तरीके से नहीं करेगा और स्टूल जो है वो आंतों के अंदर पड़ा रहेगा, तो इसकी वजह से नहीं हमारे पास जो अलामत आएगी वो गैस, यहाँ पे गैसेस बहुत ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है। फिर पेट जो है वो पुरहिस्स हो जाता है, उसमें दर्द वगैरह की कैफियत आनी शुरू हो जाती है, उसके अंदर बेचैनी होती है और इन लोगों के अंदर काफ़ी यानी सर दर्द का इशू भी होता है। बहुत ज़्यादा ये थके हुए होते हैं, किसी काम को करने का दिल नहीं चाह रहा होता, यानी ये लोग जो है ये एक्टिव नहीं होते। और इसके साथ फिर जब कॉन्स्टिपेशन को काफ़ी अरसा गुजर जाए तो फिर जो है मकद में से खून भी आना शुरू हो जाता है, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है पेन की कंडीशन हो सकती है और बाद में जाके ये जो लोग हैं इनको पाइल्स यानी कि हेमोरॉइड्स जो है वो डेवलप हो जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन की काजेशन के बारे में अगर बात करें, यानी कॉन्स्टिपेशन किन वजूहात की वजह से हमारे पास हो सकती है, तो उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती है। जैसे अगर हम देखें तो बहुत मेडिकेशन है, यानी बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं किसी बीमारी के लिए, वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो उस मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट में ये चीज़ मौजूद होती है कि वो आपके मैदे के ऊपर जो है साइड इफ़ेक्ट्स छोड़ देते हैं, आपका जो पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है आंतों की वो जो है ख़राब कर देते हैं, वो स्लो कर देता है। इसके अलावा अगर हम देखें, लाइफस्टाइल एक बहुत अहम वजह है जिसमें अगर हम देखें लोग जो है सब्जियां इस्तेमाल करना छोड़ रहे हैं और फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो दी जाती है। बहुत ज़्यादा लोग जो है फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, फिर पानी का इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं किया जाता, यानी डिहाइड्रेशन की वजह से ये कंडीशन आ सकती है। फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS जिन लोगों को होते हैं उनको ये कंडीशन हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस की वजह से कब्ज़ की कैफियत आ सकती है। इसके अलावा बच्चों में भी आर्टिफिशियल मिल्क की वजह से ये कंडीशन आ सकती है। फिर कुछ ऐसी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं कि उसकी वजह से जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, आंतों की जो कैफियत है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारे पास कॉन्स्टिपेशन आ जाते हैं। जैसे कि टाइफाइड के जो पेशेंट होते हैं उनमें बाद में जो है कॉन्स्टिपेशन का इशू आ सकता है। यानी मुख्तलिफ बीमारियाँ इसके पीछे, मुख्तलिफ वजूहात इसके पीछे मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन किसी एक आध वजह की वजह से हमारे पास आता है, यानी उसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन की पेचीदगियों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वो है हेमोरॉइड्स, यानी इन लोगों को बवासीर की कंडीशन आ जाती है। फिर आंतों के अंदर रुकावट पैदा हो सकती है, आंतों के अंदर ज़ख़म की कैफियत पैदा हो सकती है, वहाँ पे सुकड़न का कंडीशन पैदा हो सकता है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की एनल प्रोलैप्स की कंडीशन जो है वो वहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ जो है वो पैदा हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के इलाज के बारे में अगर हम बात करें तो काफ़ी लोग सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाते हैं, वो ख़ुद से जो है मुख्तलिफ़ कंपनियों की मेडिसिन लेते हैं जिस कब्ज़ के नाम पर मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ में बताते चलूँ कि ये जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, आंतों की जो मूवमेंट है, जब तक ये नॉर्मल नहीं होगी, आप अगर जनाब और अद्वियात लेते रहेंगे तो इससे मामला जो है वो ठीक नहीं होगा। आप ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे जिससे वक्ती तौर पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट को तेज़ कर दिया जाए, उसको पाखाना जो है, स्टूल जो है उसको नरम कर दिया जाए, तो आपका मसला जो है वो हल नहीं हो सकता।
ट्रीटमेंट में अगर हम देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल एलोपैथिक मेडिसिन में वहाँ पर कुछ ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है जिससे पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बेहतर करने की कोशिश की जाती है। लेग्जेटिव जो मेडिसिन है ग्रुप की, लेग्जेटिव ग्रुप्स की जो मेडिसिन है उनका इस्तेमाल किया जाता है, यानी पाखाने को नरम किया जाता है। डिहाइड्रेशन है तो डिहाइड्रेशन को दूर किया जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अस्पिगोल का छिलका जो है तजवीज़ किया जाता है कि उसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन कब्ज़ एक ऐसी कंडीशन है कि सम टाइम इन सब चीज़ों के बावजूद ठीक नहीं होती। उसकी वजह ये, जैसे हम पीछे डिस्कस कर गए कि कब्ज़ जो है एक छोटी सी बीमारी है, एक छोटी सी अलामत है, लेकिन इसके पीछे जो काजेशन है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। जैसे हमने काजेशन में देखे, प्रेगनेंसी के अंदर अगर कॉन्स्टिपेशन है हार्मोनल चेंजेस की वजह से आ सकता है। फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, आंतों की एक बीमारी है, उसकी वजह से ये कंडीशन आ रही है। डिहाइड्रेशन वो अलग से एक काज है, यानी कि मुख्तलिफ वजूहात की वजह से कब्ज़ की कंडीशन पैदा होती है। तो जब तक इन वजूहात को दूर नहीं किया जाएगा कब्ज़ जो है वो ठीक नहीं हो सकती और यही कॉम्प्लिकेशंस जो है बार बार पैदा होंगी। सेकंड ऑप्शन के तौर पे होम्योपैथिक की मेडिसिन है, वहाँ पर ग्रुप ऑफ मेडिसिन कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन वहाँ पर जो अप्रोच लिया जाता है वो यही लिया जाता है कि कॉन्स्टिपेशन के पीछे वजह क्या है। अगर तो कॉन्स्टिपेशन IBS की वजह से है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वजह से, तो वहाँ पर फिर उसको देख के मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि नक्सामीका है, बेसिलिनियम है, लाइकोपोडियम है। फिर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मेडिकेशन का इस्तेमाल किया गया हो, जिन लोगों के पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो गया हो, वहाँ पर नक्सामीका का इस्तेमाल किया जाता है। फिर जिन लोगों को काफ़ी अरसे तक कभी डायरिया और कंस्टिपेशन की शिकायत हुई हो उसकी वजह से, तो वहाँ पर फिर हमारे पास नक्सामीका है, एलूज़ है, बेसिलिनियम है। जिन लोगों को H. पाइलोरी की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कॉन्स्टिपेशन, तो उसको एड्रेस किया जाता है। फिर टाइफाइड के बाद जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाए, तो यानी कि उसके अंदर टाइफाइड जो बैक्टीरिया है सल्मोनेला टाइप की, उसको डील किया जाता है। डिहाइड्रेशन को अलग से डील किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि होम्योपैथी में कॉन्स्टिपेशन मुकम्मल तरीके से, मुकम्मल तौर पर ठीक किया जाता है और इसका वहाँ जो अप्रोच लिए जाते हैं वो यही लिए जाते हैं कि काजेशन को एड्रेस किया जाए। जब तक आपकी वजह जो है, काज है, वो दूर नहीं होगी तो कॉन्स्टिपेशन या कोई भी बीमारी जो है वो जिस्म से ख़त्म नहीं हो सकती। कुछ कॉमनली जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है कॉन्स्टिपेशन में, उसमें नक्सामीका है। नक्सामीका का इस्तेमाल वहाँ ज़्यादा किया जाता है जहाँ पर मेडिकेशन हुई हो, जहाँ पर होटलिंग, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड्स वगैरह का इस्तेमाल किया गया हो। फिर बेसिलिनियम का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह, बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह की कंडीशन पाई जाए, वहाँ पर किया जाता है। फिर इसके अलावा अगर हम देखें ओफियम है, वहाँ पर भी काफ़ी हिस्ट्री ऑफ मेडिकेशन मिलती है और वहाँ पर जो कब्ज़ की कैफियत है वो काफ़ी उसमें हार्डनेस होगी। फिर एलोमेना है, बच्चों में भी इस्तेमाल की जाती है आर्टिफिशियल फूड के बाद। जो कॉन्स्टिपेशन है या एब्सोल्यूट जो कॉन्स्टिपेशन है, पाखाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त है, यानी इतना सख्त है जैसे कोई पत्थर वगैरह, तो एलोमेना है हमारे पास। फिर लाइकोपोडियम है, लाइकोपोडियम में वो कॉन्स्टिपेशन है जिसमें लिवर डिस्टर्बेंस पाई जाए, लिवर की कॉम्प्लिकेशन या लिवर की कंडीशन साथ में इन्वॉल्व हो, तो लाइकोपोडियम को इस्तेमाल किया जाता है। फिर चेलिडोनियम है, उसमें भी लिवर अफेक्शंस मौजूद होती हैं, उसकी वजह से हमारे पास कॉन्स्टिपेशन की पेचीदगियाँ पैदा हुई होती है। फिर ब्रायूनिया है, ब्रायूनिया के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, आंतों की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस पैदा हुई होती है। यानी कहने का मतलब ये ऐसी ग्रुप ऑफ मेडिसिन मौजूद है इसके अलावा भी, जो कि मुख्तलिफ वजूहात को देख के इस्तेमाल की जाती है और जब आप वजह को दूर करेंगे तो आपकी जो बीमारी है, जो कंडीशन है, वो खुद ब खुद दूर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।